हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई एम अमित कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वाईफाई साइंस स्टडी। तो इस चैनल पे आपको 9th और 10th का जो सिलेबस है उसके सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे और आप लोग चैनल पे बने रहिए और बाकी भी लोगों को मोटिवेट करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज हम देखते हैं जो 9th का जो चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था मेनली 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बाकी भी 2 स्टेट्स होती है मैटर की, उसके अलावा प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको आज हम देखते हैं। बाकी के भी टॉपिक आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे और अपना जो चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए प्लाज्मा क्या है? इट इज द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. These particles are in the form of ionized gas. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. तो प्लाज्मा एक स्टेट है, एक कह सकते हैं, और इट इज ए मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज पार्टिकल्स। तो प्लाज्मा जो है एक मिक्सर है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं और उनका एक मिक्सर होता है, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो स्टार्स होते हैं, जैसे सन है, तो सन में क्या है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत हीट है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इसलिए क्या होता है कि जो गैसेज होती है, जो इनर्ट गैसेज होती है, उनके भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं उनसे, और वहाँ पे जो है वो आयन फॉर्म करती है और इस तरीके से वहाँ पे एक मिक्सर फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन और आयंस का, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जैसे आप नियॉन साइन बल्ब में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे इनर्ट गैस को फिल किया जाता है और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो गैस होती है उसके एटम से पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज हो जाते हैं और वो जो है आयन इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं दे फॉर्म आयन फॉर्म करते हैं और एक मिक्सर फॉर्म हो जाता है चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है, इट इज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का, तो इट इज नॉन एज प्लाज्मा, है ना। The gas present inside these bulbs and fluorescent tubes is inert gas. When electricity is passed through them, the gas gets ionized and charged. The charging up creates a glowing plasma inside the tube or bulb, produce a characteristic color depending on the nature of bulb, है ना। और इसलिए वहाँ पे कलर्स दिखाई देते हैं, है ना, और वो जो कलर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कौन सी गैस उसमें फिल की गई है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट हमारी स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको जो है डिस्कवर किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने एंड मेड ए स्टडी रिगार्डिंग द 5th स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो ये हमारी जो है 5th स्टेट है मैटर की और इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रेडिक्ट किया था। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको इसीलिए कहा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है कि जब आप गैस को ठंडा करते हैं, किसी भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, है ना, बहुत ही कम डेंसिटी में जब आप बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब आप गैस को रखते हैं तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, है ना। तो इट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर और इसको फॉर्म किया जाता है बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर्स, है ना। बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब आप कोई गैस है उसको आप बहुत ही लो डेंसिटी पे रखते हैं तो इट इज नॉन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेटेंट हीट क्या है? द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, जब आप सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता, बढ़ता नहीं है, क्योंकि चाहे आप हीट एनर्जी जो है ज़्यादा सप्लाई करें तब भी, क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है वो यूज़ होती है ब्रेक डाउन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट पे वो यूज़ हो रही है कि जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में, और इसलिए जो है वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, है ना। जो हीट रिक्वायर्ड होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी जो है जितनी रिक्वायर्ड होती है, इट इज नॉन एज लेटेंट हीट, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट इज यूज्ड इन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना। तो लेटेंट हीट जो यूज होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने में पार्टिकल्स के बीच ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है
है ना, जब कोई भी जो है उसकी सब्सटेंस जो होता है उसकी स्टेट जब चेंज होती है, लाइक ए सॉलिड इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड इनटू गैस, है ना। तो जब आप किस मैटर की जो स्टेट जब चेंज होती है तो आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो यूज होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ब्रेक डाउन करने में, जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी हीट एनर्जी आप सप्लाई करते हो एक केजी जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसको लेटेंट हीट फ्यूजन कहते हैं। मतलब जितनी हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी है एक केजी कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ जो आइस है वो 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम होती है। मतलब एक केजी जो आइस है उसको आप मेल्ट करने में 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स जो है हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है उस पे क्या होता है, हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम जो लिक्विड है ना, जैसे वाटर है उसको आपको गैस में चेंज करना है, तो 1 केजी जो वाटर है उसको गैस में चेंज करने के लिए जो जितनी जो है आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। जैसे वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, 22.59 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो एक केजी जो वाटर है उसको जो है ना गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी आपको देनी होती है। और ये एनर्जी जो है किसमें यूज होती है, 1 केजी लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में इस हीट एनर्जी का यूज होता है ना। और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है, उसके ऊपर जो है टेम्परेचर जो है नहीं राइज होता है। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस एक्यूपाइड सब्सटेंस इज नॉन एज वॉल्यूम, है ना। कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस एक्यूपाइड करता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में, है ना। उसके अलावा और भी यूनिट है, जैसे लीटर, 1 लीटर अगर हम उसको चेंज करना है तो डेसी मीटर में, तो ये 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है, और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो इस तरीके से आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। डेंसिटी मतलब क्या होता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। किसी भी सब्सटेंस में जितना मास है उसको वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो केजी मीटर क्यूब, ठीक है। जो मास है उसको केजी में रखेंगे और वॉल्यूम जो है उसको मीटर क्यूब में रखेंगे, तो डेंसिटी आएगी केजी मीटर क्यूब में, ठीक है। ग्राम मीटर क्यूब में भी इसको निकाला जा सकता है। तो ग्राम में अगर मास रखेंगे और जो वॉल्यूम है उसको सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे, तो जो डेंसिटी आएगी वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस पे पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसमें जितना मास होता है, ठीक है, इट इज नॉन एज डेंसिटी। टेम्परेचर जो है उसको 3 तरीके से, मतलब 3 स्केल पे मेजर किया जाता है। सेल्सियस स्केल में क्या होता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बीच जो है टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। इसका यूज करते हैं सेल्सियस स्केल का लेबोरेटरी में। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है 32 फ़ारेनहाइट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट जो सेल्सियस है स्केल है उसका यूज करते हैं हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में। और फ़ारेनहाइट को जो है जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया जा सकता है। वाई दिस फार्मूला, है ना, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। तो इसमें डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में हमको टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना, कैलकुलेट करके। और फ़ारेनहाइट जो है ना उसको भी डिग्री सेल्सियस में चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट -32 है, -32 इंटू 5/9, है ना। तो फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे उसमें 32 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना। केल्विन जो स्केल है, केल्विन जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। केल्विन स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। और डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है।
ठीक है, ऐड करके 273, और जो केल्विन है उसको भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें -273 माइनस करके, है ना। फिर है इवापोरेशन, है ना, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इवापोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज इवापोरेशन और वेपोराइजेशन। तो क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड अपनी जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बिलो, है ना, उसके बिलो देन किसी भी टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन, है ना। लाइक इस वाटर में हम देखते हैं कि वाटर जो है इवापोरेट होता है, नदी तालाब ये सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर लगातार इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, बॉइलिंग बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जबकि टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इट इज नॉन एज इवापोरेशन, ठीक है। तो वो जो है इवापोरेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इवापोरेशन क्यों होता है? क्योंकि वो जो वाटर जो होता है उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हाई एनर्जी होती है, और जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो सराउंडिंग्स जो होते हैं अपने आसपास से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उससे जो है, और उसके बाद जो लिक्विड जो स्टेट है उसको छोड़ के वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और दे एस्केप द लिक्विड एंड गोज इनटू द गैसियस स्टेट, ओके। तो इसलिए इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन होने से क्या होता है, जो आसपास जो सराउंडिंग्स है उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसपास से ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके और गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो आसपास जो हीट एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, और इससे आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा, ओके। इवापोरेशन जो है कई चीज़ों से इफेक्ट होता है, लाइक जैसे सरफेस एरिया, है ना। तो इवापोरेशन जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, है ना। जैसे पानी है उसको आप मतलब कहीं भी कलेक्ट है और उसको आप फैला दें, ठीक है, ज़्यादा एरिया में उसको स्प्रेड कर दें, तो क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो जब आज ज़्यादा धूप निकलती है, सनलाइट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो नदी और तालाब जो है वो जल्दी में जो है पानी की कमी हो जाती है, सूख जाते हैं वो, ठीक, क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है। डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में कम है, वाटर वेपर्स कम है ऑलरेडी, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ओके। इंक्रीज इन द विंड स्पीड, है ना। विंड स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं वो हट जाती हैं, तो नई जो वाटर वेपर्स हैं वो नीचे से आ जाती हैं, है ना। तो विंड स्पीड ज़्यादा होने पे, जैसे हवा जब ज़्यादा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन जल्दी होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, तेज़ी से होता है। और इसके अलावा टेम्परेचर, कोई भी लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर भी डिपेंड करता है इवापोरेशन, ठीक है। कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उनमें इवापोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, लाइक जैसे अल्कोहल, है ना। अल्कोहल जो होता है वो जो है इवापोरेट जल्दी होता है देन वाटर, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ ए लिक्विड इट also determine the rate of evaporation, ठीक है, more its tendency to change into vapors. Alcohol evaporates at a faster rate than water, okay। हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इवापोरेशन के। तो इवापोरेशन जो है उससे क्या होता है, कूलिंग होती है ना, जैसे मैंने बताया। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, ठीक है, कोल्ड। तो क्या होता है, जैसे पेट्रोल आप रखते हो स्किन पे तो आपको ठंडा लगता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो हीट एनर्जी को आप इसकी मतलब आपकी जो बॉडी की हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, और इट कन्वर्ट इनटू वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए आपकी बॉडी से हीट एनर्जी लूज होती है, तो इसलिए आपको ठंडा लगता है वहाँ पे, ठीक है, जब आप पेट्रोल को रखते हो स्किन पे, इसलिए। तो यही ऐसा ही है, यहाँ पे भी वाटर में भी ऐसा ही है, ठीक है। वाटर जब इवापोरेट होता है तब भी वो क्या करता है, आसपास से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उससे जो है आसपास का जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता है और ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This evaporation of energy from surrounding make the surrounding cold, okay।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखते हो घड़े में पानी ठंडा हो जाता है ना, तो घड़ा जो होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनसे जो है पानी बाहर आता है, सरफेस पे आता है, और वहाँ पे वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो है वहाँ पे जो घड़े में से जो है ना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और वो अपना जो वाटर सरफेस है उसको छोड़ के चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इवापोरेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है घड़े में, घड़े की जो सरफेस होती है वहाँ पे, और इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है और पानी जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो वाटर इन ए पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू इवापोरेशन बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स with the highest energy escape the air into the air as vapors. This loss of high energy molecules decrease the average of the remaining water, leading to a drop in temperature, है ना। तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पे ठंडा लगता है ना। तो these are the examples of evaporation। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इवापोरेशन के, तो देख लीजिए। बाकी मैंने चैप्टर जो है ना इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स में, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने विद नोट्स जो है आपको डिस्कस किया है, जिससे कि आप साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहें, कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए मेरे से, और कमेंट करिए, जिससे कि मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे और उसके अकॉर्डिंग में और जो है इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।